जी हाँ, TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में आज हमने अभूतपूर्व तैयारी की है, क्योंकि कूटनीति का ग्लोबल मंच सजने जा रहा है और पूरी दुनिया देखेगी हिंदुस्तान का दम। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ करुणा शंकर मौजूद हैं, मेरे दो और सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रवि मिश्रा और अंजलि भी हमारे साथ मौजूद हैं। हिरोशिमा में दुनिया के दिग्गजों की बैठकों का सिलसिला शुरू होने वाला है। यह दौर आज से शुरू हो जाएगा। G7 की मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी विशेष रूप से आमंत्रित है। मीटिंग ऐसे वक्त पर हो रही है जब रूस यूक्रेन युद्ध बहुत खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। ऐसे में G7 के नेताओं और इनकी मीटिंग से कितनी उम्मीद की जा सकती है, आइए सबसे पहले आपको यही समझाते हैं। क्योंकि G7 में जुटेंगे तमाम ग्लोबल नेता, लेकिन भारत पर ही है दुनिया को भरोसा। ये देखिए, जो बाइडेन राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, लेकिन इनका रोल क्या है? खुद यूक्रेन वॉर के ये सबसे बड़े किरदार हैं, इसलिए रूस का भरोसा इनके ऊपर नहीं है। ये सबसे पहले आपको बता दें। इसके अलावा G7 में क्योंकि तमाम ग्लोबल लीडर्स जुट रहे हैं, ये देखिए, ऋषि सुनक, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ओलाफ शोल्स, जस्टिन ट्रूडो, इमैनुअल मैक्रो, जॉर्जिया मेलोनी। लेकिन यूक्रेन वॉर में ये सारे तो खुद एक्टिव हैं, इसलिए रूस का भरोसा नहीं, इसलिए हमने क्रॉस लगा दिया है उसके ऊपर। अब आप देखिए हर किरदार के मायने क्या हैं और उसका रोल आने वाले वक्त में क्या नजर आएगा। फूमियो किशिदा, जापान के प्रधानमंत्री, इस बार G7 की अध्यक्षता जापान कर रहा है। अमेरिकी खेमे से बंधे हैं फूमियो किशिदा, यानी जापान जो है वो तो पूरी तरह से अमेरिका के साथ है, इसलिए रूस का भरोसा जीरो, नगण्य। अब आप देखिए और कौन कौन से किरदार हैं। उर्सुला वॉन डेर लेyen यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष हैं, वो चार्ल्स मिशेल यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष। यूक्रेन वॉर में ये दोनों तो पार्टी हैं, इसलिए रूस का भरोसा इनके लिए नगण्य। तो रूस का भरोसा है किसके प्रति, पता चलेगा आपको। ये देखिए, विशेष तौर पर आमंत्रित नरेंद्र मोदी, भारतीय प्रधानमंत्री, और भारत का जो रोल रहा है उसकी तारीफ पूरी दुनिया कर रही है, क्योंकि हम युद्ध में किसी के पक्ष में नहीं हैं और इसीलिए रूस और यूक्रेन का पूरा भरोसा भारत के साथ है। भरोसा किस पर? सिर्फ एक चेहरे पर, और वो चेहरा है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और बाकी जो विशेष आमंत्रित देश हैं वो भी आपको बता दें, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, कुक आइलैंड और कोमोरोस। लेकिन क्योंकि कुछ इसमें से अमेरिका से बंधे हुए हैं और बाकियों के बारे में अगर बात की जाए, बाकी देशों के बारे में, तो इनका वैश्विक रोल जो है, जो ग्लोबल रोल है, वो बहुत कम नजर आता है। इसलिए G7 में जुटेंगे तो तमाम ग्लोबल नेता, लेकिन भारत पर ही होगा दुनिया का भरोसा और सबसे अहम रूस और यूक्रेन का भरोसा। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ही बड़ी खबर आपको बता दें। G7 की बैठक में शामिल होने के लिए रवाना हो चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। हिरोशिमा में G7 की बैठक में विशेष तौर पर आमंत्रित है मोदी। G7 के कई नेताओं के साथ प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय बायलैटरल मीटिंग होगी। क्वाड समूह के देशों के साथ भी प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय मीटिंग होगी। और यह तस्वीर बस कुछ ही देर पहले की, जब प्रधानमंत्री रवाना हुए जापान के हिरोशिमा के लिए, जहां पर G7 की बैठक हो रही। दो तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर जो कि बस कुछ ही देर पहले रवाना हुए, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं G7 के तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, इसमें अमेरिका से लेकर इटली, जर्मनी, कनाडा, ब्रिटेन, तमाम जो देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं, जापान के राष्ट्राध्यक्ष, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा भी आपको नजर आ रहे हैं, जो सभी को सबसे पहले वेलकम करते नजर आए। और इसके बाद सभी ने हिरोशिमा पीस मेमोरियल का रुख किया। और जापान रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान भी सामने आया, वो भी आपको बता दें। फूमियो किशिदा के निमंत्रण पर हिरोशिमा जा रहा हूं, प्रधानमंत्री ने कहा। G7 नेताओं के सामने दुनिया के सामने पैदा हुई चुनौतियों पर चर्चा होगी। इस साल भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। G7 समिट में मेरा जाना इसलिए भी महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि जापान रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बयान दिया
उसके बारे में जापानी पीएम फुमियो किशिदा के निमंत्रण पर हिरोशिमा जा रहा हूं। हाल ही में भारत जापान समिट में किशिदा के भारत दौरे के बाद दोबारा उनसे मिलना सुखद अनुभूति होगी। आगे वो लिखते हैं, मेरा G7 समिट में जाना इसलिए सार्थक होगा क्योंकि भारत इस साल G20 की अध्यक्षता भी कर रहा है। मैं G7 और आमंत्रित देशों के नेताओं के साथ दुनिया के सामने पैदा हुई चुनौतियों और उनसे निपटने के उपायों पर विचार साझा करूंगा। हिरोशिमा G7 समिट में शामिल कुछ नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होने वाली है। और देखिए TV9 भारतवर्ष पर आप बेहद खास कवरेज देखेंगे क्योंकि इस वक्त जहां पर से फैसले होने हैं, यानी रूस की राजधानी मॉस्को, वहां पर मौजूद है हमारे एक सहयोगी मनीष झा, और जहां होनी है G7 समिट उस हिरोशिमा में मौजूद है हमारे सहयोगी गौरव अग्रवाल। लेकिन स्टूडियो में इस वक्त खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमें ज्वाइन कर चुका है। जल्दी से उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल SVP सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नेवल कैप्टन श्याम कुमार साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, महेश सचदेवा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व राजदूत, और प्रोफेसर डॉक्टर संजय भारद्वाज विदेश मामलों के जानकार हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आज शुरुआत संजय भारद्वाज जी आपसे ही करेंगे। जो ग्राफिक्स अभी हमने अपने दर्शकों को दिखाए, दुनिया के तमाम ग्लोबल लीडर्स एक मंच पर होंगे, एक साथ जुटेंगे, लेकिन भरोसा होगा रूस और यूक्रेन दोनों का, तो वो है सिर्फ एक मुल्क और वो है भारत, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसे कैसे देखते हैं आप और क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, दो तीन बातें मैं साफ करना चाहता हूँ। पहली बात, भारत एक लॉ अबाइडिंग कंट्री रहा है। भारत बुद्धा की भूमि है, भारत महात्मा गांधी की भूमि है। हम अहिंसा को हम आगे बढ़ाते हैं। जी जी। अब इसमें भारत की मौजूदगी, चूँकि आज जो विश्व है, दो कंसर्न, बड़ा कंसर्न है। पहला जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, जिसमें आपने यूक्रेन और रशिया की बात की, जहाँ पे हिंसा हो रही है, और एक तरीके से वर्ल्ड जो है आर्म्स रेस की तरफ या आपके ये न्यूक्लियराइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, कन्फ्रंटेशन बढ़ रहा है। दूसरे जो विषय हैं वो है नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के, जहाँ पे इसकी वजह से फ्यूल क्राइसिस हो रहा है, फूड क्राइसिस हो रहा है, या आप ये कहिए एनर्जी क्राइसिस हो रहा है। इस तरीके के जो क्राइसिस हो रहे हैं, तो इन दोनों बातों को देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री की भूमिका, चाहे वो G20 में हो, चाहे G7 में हो, या वर्ल्ड में जो उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम की बात कही और शांति की बात कही, और ये दौर जो है ये युद्ध का दौर नहीं है, इस तरफ इंडिकेट किया, तो भारत के प्रधानमंत्री और भारत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण है और भारत का मैसेज भी बहुत साफ है। लेकिन कैप्टन श्याम, ये सवाल है कि लिमिटेशंस क्या रहेंगी G7 की जिन हालात में ये हो रहा है। और देखिए, खबर मैं जोड़ के ये सवाल रख रहा हूं कि ज़ेलेंस्की भी पहुंच सकते हैं, और ज़ेलेंस्की अगर पहुंच गए तो पूरा G7 का मीटिंग का डायनामिक्स, पूरा उसका हिसाब किताब ही पलट सकता है। दो बातें हैं, लिमिटेशंस की बात हो रही है, तो सीधी बात कहें तो पहले तो ये लोकेशन जो हिरोशिमा में हो रहा है, जहां पर हम जब न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन की बात करते हैं, तो और न्यूक्लियरेशन हो रही है, जो वर्ल्ड में जो थ्रेट है रशिया का न्यूक्लियर वेपन्स का, और चारों तरफ हम ये भयावह स्थिति देख रहे हैं, तो ये हिरोशिमा में हो रहा है, तो वहां पे नॉन न्यूक्लियर की बातें करना एक बड़ा मैसेज होगा, और इस पे काफी कंफ्यूजन रहेगा। दूसरी बात कि लड़ाई हो रही है यूक्रेन और रशिया में, और रशिया इसका पार्ट नहीं है, उनको नहीं बुलाया गया है, विजिटिंग में भी नहीं है। ज़ेलेंस्की शायद वर्चुअल आ सकते हैं, तो ये भी बड़ा एम्बैरेसिंग रहेगा। फ्रांस की विजिट जब चाइना में हुई थी तो उन्होंने कुछ और कहा था, तो एक मैसेज भी आया है अमेरिका की तरफ से कि कोई आर्म ट्विस्टिंग नहीं होगी, जिसको जो कहना है कहे, हम इस पर एक गंभीरता से विचार करेंगे। तो ये लिमिटेशन दोनों रहेंगे बहुत मौजूदगी में इस दौरान। ठीक है सर। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही G7 को लेकर, बता दें, जापान के हिरोशिमा में आज से G7 शिखर सम्मेलन, परमाणु निरस्त्रीकरण, कौन से अहम मसले होंगे, शांति स्थिरता जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी, और यूक्रेन वॉर पर भी बैठक में गंभीर चर्चा तय है। इस बैठक में चीन को भी मिल सकता है सख्त संदेश। लगातार चीन की जो विस्तारवादी नीति है उसको लेकर भी कुछ तल्ख संदेश निकलकर सामने आ सकता है। तो आज से शुरुआत हो रही है G7 बैठक की, और शिखर सम्मेलन के तमाम जो अहम मसले हैं वो तो रहेंगे, लेकिन इसमें खास तौर पर चीन से लेकर रूस यूक्रेन वॉर, वैश्विक शांति और परमाणु निरस्त्रीकरण पर फोकस।
और देखिए एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है, G7 की मीटिंग में शामिल होंगे यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की। खबरें ऐसी हैं, जापान सरकार ने की ज़ेलेंस्की के शामिल होने की पुष्टि। G7 की मीटिंग में फिजिकली भी पहुंच सकते हैं ज़ेलेंस्की। मीटिंग में ज़ेलेंस्की के ऑनलाइन शामिल होने का भी ऑप्शन है। ज़ेलेंस्की को बुलाकर रूस के खिलाफ G7 की गोलबंदी भी इसे माना जा रहा है। तो देखिए ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि ज़ेलेंस्की का पहुंचना कहीं ना कहीं रूस के खिलाफ एक तरीके की गोलबंदी भी हो सकती है, इसे समझने के लिए हम चलते हैं समीर के पास। बिल्कुल अंजलि, और ये बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है जिस पर नजर रखना बहुत जरूरी है, जिसके आसार नजर आ रहे हैं। ज़ेलेंस्की अगर ऑनलाइन शामिल होते हैं G7 की मीटिंग में तो इससे मैसेज क्या जाएगा, संदेश क्या होगा? टाइमिंग बहुत संवेदनशील है। G7 में तमाम रूस विरोधी देश दरअसल शामिल हैं। ऊपर से मीटिंग में ज़ेलेंस्की भी अपनी बात रखेंगे। ऐसे में इसके 5 बड़े असर क्या होंगे यह समझना जरूरी है। फिर इस पर हम अपने एक्सपर्ट से चर्चा करेंगे। 5 बड़े इफेक्ट्स G7 में ज़ेलेंस्की, रूस विरोधी गोलबंदी एक तो सीधे तौर पर नजर आएगी और यह बहुत बड़ा मैसेज चला जाएगा रूस के लिए। पुतिन को सख्त मैसेज, बहुत सख्त संदेश ये होगा पुतिन के लिए। और बड़ा इफेक्ट यह भी कि बाकी बड़े मुद्दे हाशिए पर तो नहीं चले जाएंगे। ये खतरा भी कहीं ना कहीं बना हुआ है। अगर ज़ेलेंस्की आते हैं तो फिर तो रूस यूक्रेन का मुद्दा ही हावी रहेगा। चीन रूस गठजोड़ को इससे और ज्यादा हवा मिलेगी, ये भी आप तय मानिए। इसके अलावा भारत पर रूस विरोधी एजेंडे से बचने की चुनौती होगी। ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा भारत के लिए, क्योंकि भारत का पक्ष बिल्कुल क्लियर है, ना इधर ना उधर। हम युद्ध के पक्ष में ही नहीं हैं। ऐसे में हमारे लिए चुनौती जो होगी उसको लेकर बात करना जरूरी है। एसवीपी सिंह साहब, ये बताइए कि ज़ेलेंस्की अगर आते हैं तो फिर तो ठप्पा लग जाएगा ना। एक तरह से प्रो यूक्रेन G7 है, इस पर सीधे तौर पर ठप्पा लग जाएगा और बहुत सख्त मैसेज रूस के लिए भी होगा कहीं ना कहीं। लेकिन भारत भी शामिल हो रहा है, हम भी विशेष आमंत्रित देश हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर हैं, तो हमारे लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा? देखिए समीर, G7 तो ग्रुपिंग ही ऐसी है जो कि एंटी रशिया है। और जब ये G7 की शुरुआत हुई थी तो एंटी कम्युनिस्ट ब्लॉक था ये 1975 में। उस समय वेस्ट जर्मनी था, जर्मनी नहीं यूनिफाइड था। अभी जो ये लड़ाई की हालात है यूक्रेन में, यूक्रेन का ज़ेलेंस्की फिजिकली आए ना आए, मुद्दे तो वही पेश होंगे वर्चुअल मीट में भी। और इसमें क्या है कि रूस जानता है कि उनको उसके अगेंस्ट एजेंडा है और कवर किया जाएगा। उसमें रूस को कोई फर्क नहीं पड़ना। रूस और चीन की जो कोऑपरेशन चल रही है इस समय, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है रूस को। ठीक है। और जो अपना यूक्रेन का ये मुद्दा है, जो फॉर्मूला पीस का वो पेश कर रहा है ज़ेलेंस्की, वो सबसे आगे पेश करेगा। और सचदेवा सर भी हमारे साथ जुड़े हुए। सर लौट रही हूं आपके पास। सचदेवा सर, ये बताइए, भारत को विशेष आमंत्रण दिया गया है G7 में शामिल होने के लिए, भारत जा भी रहा है। ज़ेलेंस्की और रूस यूक्रेन वॉर की हम लगातार बात कर रहे हैं। भारत ने शुरुआत से ही अपना न्यूट्रल पक्ष रखा है और ये कहा है कि ये युद्ध का समय नहीं है। ऐसे में क्या एक बार फिर से भारत की ओर से स्ट्रांगली अपनी इन्हीं स्टेटमेंट को रखा जाएगा अगर रूस यूक्रेन वॉर के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं तो? ये सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन इसको समझने के लिए ये भी समझना ज़रूरी होगा कि भारत का दौर एक विशेष आमंत्रित देश के तौर पर क्या है। इसमें भारत को 2 सम्मेलनों की में शिरकत करनी है, कल और परसों। कल जो सम्मेलन होगा वो खाद्य समस्या के लिए और परसों का सम्मेलन। और सर सचदेवा सर, देखिए इस वक्त मीटिंग जो चल रही है वहां पर, उसकी लाइव तस्वीरें भी हमारे पास आ रही हैं। जस्टिन ट्रूडो नजर आ रहे हैं, जो बाइडेन नजर आ रहे हैं, ओलाफ शोल्ज नजर आ रहे हैं और तमाम बड़े नेता G7 देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो नजर आ रहे हैं। ऋषि सुनक, ब्रिटिश पीएम भी इस वक्त हम तस्वीरों में देख सकते हैं। TV9 भारतवर्ष पर जापान के हिरोशिमा से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं। इस वक्त G7 देशों की मीटिंग चल रही है। जापान जो कि G7 की इस बार अध्यक्षता कर रहा है, फूमियो किशिदा को आप तस्वीरों में देख सकते हैं। उनके ठीक बगल में इमैनुअल मैक्रों बैठे हुए हैं। सचदेवा सर, कंप्लीट करें अपनी बात। जी, दूसरा जो सम्मेलन होगा परसों, उसमें वातावरण और इस तरह की चीज़ें, क्लाइमेट चेंज वगैरह
का डिस्कशन होगा। जी। दोनों में भारत को शिरकत करनी है और अपना पक्ष ग्लोबल साउथ का पक्ष निर्धारित करना है, और ग्लोबल साउथ के लिए भारत की ये पैरवी बहुत ज़रूरी है। दूसरी ओर इन्हीं समस्याओं का जो खामियाजा दक्षिण के देशों को भुगतना पड़ रहा है यूक्रेन समस्या की वजह से, तो ये परिप्रेक्ष्य जो लेकिन है, प्रोफेसर संजय भारत को भारद्वाज, मिलेगा। कहा तो यही जा रहा है ना, कहा तो यही जा रहा है कि अगर जेलेंस्की पहुंच गए तो फिर बाकी मुद्दे पीछे हो जाएंगे। बिल्कुल समीर, देखिए बड़ी खबर क्या है ये आपको बता दूं। G7 की मीटिंग और वहां के डेवलपमेंट्स पर हम लगातार बात कर रहे हैं, जिसका फोकस काफी हद तक इस बार रूस पर टिका हुआ है। ऐसे में पहले एक बड़ी खबर वॉर फ्रंट से आप देख लीजिए। बाखमुट में रूसी सेना ने आजमाया है शक्तिशाली फैब 500M बम। देखिए इस्तेमाल किया गया इस बम का। यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर रूस की तरफ से इस बम की बारिश की गई है। रूसी फैब 500M बम से भारी तबाही की खबर है। रूसी हमले से इमारत में भीषण आग लग गई, और पहली दफा ऐसा नहीं, इससे पहले भी हमने देखा किस तरह से फास्फोरस से लेकर तमाम जो बेहद ही घातक बम है उनका इस्तेमाल रूस की तरफ से यूक्रेन वॉर जोन में किया गया है। समीर बताइए आखिर ये कैसा बम है और कितना विनाश लाता है ये? बिल्कुल, और ऐसे वक्त में जब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पर सबकी नजरें लगी हुई हैं कि वो G7 मीटिंग में किस तरह से शामिल होंगे, जिसकी पूरी तैयारी फिलहाल हिरोशिमा में नजर आ रही है। क्या हो रहा है वॉर जोन में ये भी जान लीजिए। आइए आपको फैब 500M बम के कुछ फीचर्स बताते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि ये बम आखिर कितना विध्वंसक है। पुतिन का ये नया हथियार है जो अब मैदान में आ चुका है। वजन इसका है 500 किलो, लंबाई इसकी है 8 फीट 10 इंच। ये लंबाई है 500M बॉम्ब की हम बात कर रहे हैं। विस्फोटक 300 किलो TNT के बराबर। 300 किलो। हम और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ये बॉम्ब मारा जाएगा तो उसका कितना असर होगा। रिलीज ऑल्टीट्यूड देखिए 570 से 12,000 मीटर तक, और इसकी स्पीड जो है वो है 500 से 1900 किलोमीटर प्रति घंटे की। पुतिन का ये नया हथियार निकल चुका है यूक्रेन की धरती पर तबाही मचाने के लिए। खास बात ये कि ये भारी तबाही मचाने वाला विध्वंसक बम है, यानी कहीं ना कहीं इस तरह के बड़े हथियार निकालकर रूस ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आने वाले दिन कितने बुरे होने वाले हैं यूक्रेन के लिए। आइए सीधे आपको मॉस्को लिए चलते हैं। मनीष झा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनीष, मॉस्को पर सबकी नजरें हैं क्योंकि G7 की मीटिंग की हर हलचल पर मॉस्को नजर बनाकर रखेगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं। और ऐसे में हम देख रहे हैं तमाम बड़े और विध्वंसक हथियार पुतिन ने अपनी झोली से निकाल लिए हैं। यूक्रेन की बर्बादी की कहानी लिखने के लिए पुतिन तैयार नजर आ रहे हैं। होता क्या नजर आ रहा है आपको? देखिए समीर, दिलचस्प बात यह है कि G7 में रूस नहीं है, लेकिन पिछली बार भी जब म्यूनिख में G7 का समिट हुआ था और अब हिरोशिमा में भी, दोनों ही हालत में आप रूस को नज़रअंदाज नहीं कर पा रहे हैं। हर बार चर्चा पुतिन की हो रही है, हर बार चर्चा रूस की हो रही है, उसके एक्शन की हो रही है, और ये सब कुछ उस सम्मेलन में हो रहा है जहाँ पर कि रूस आमंत्रित नहीं होता है। इस बार भी उम्मीदें यही है, और मुझे लगता है कि रूस अपनी तरफ से इंश्योर भी यही करेगा कि उस सम्मेलन में ना रहते हुए भी रूस की ही चर्चा होती रहे। अगर जेलेंस्की वहाँ पहुँच जाते हैं, जिसकी संभावना बहुत ज़्यादा है, जिसे लेकर रूस में यही कहा जा रहा है कि देखिए कीव में अभी फ़िलहाल मौसम उतना अच्छा है नहीं कि जेलेंस्की कीव जाना चाहेंगे, और बीते 2 हफ्ते से वो कीव से बाहर हैं ही, तो उनके पास एक और रीज़न होगा कि वो कीव से बाहर रहे और वो हिरोशिमा पहुँचे, जहाँ पर वो रूस को बहुत भला बुरा कहेंगे। लेकिन रूस हकीकत में ग्राउंड पर जिस तरीके से चाहे बाखमुत में हो या दूसरे और मोर्चे पर अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा है, बिल्कुल मनीष, लेकिन आप की बढ़त को बनाई जा रहा है। G7 में अपीयर होना, वहां पर आना अपने आप में पूरे G7 के एजेंडे को एक अलग कलर दे देगा, जिसकी बात भी हम कर रहे हैं, जिसकी चर्चा कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के पीस मेमोरियल पार्क जाने पर बड़ी खबर है। जापानी मीडिया का दावा, न्यूक्लियर फुटबॉल के साथ पहुंचे बाइडेन। बड़े ब्लैक बैग के साथ दिखे थे अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन। इमरजेंसी में न्यूक्लियर फुटबॉल से परमाणु हमले का आदेश देना संभव। G7 नेताओं ने हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क पर दी थी श्रद्धांजलि। तो ये तस्वीरें अपने आप में बहुत चौंकाने वाली है, और अगर ये दावा सही है तो फिर हिरोशिमा में इसकी
इसकी उपस्थिति क्या कह रही है? ये सिंह सर, ये इसको आप कैसे एनालाइज करना चाहेंगे? भाई, हिरोशिमा से जो मैसेज जाएगा, हिरोशिमा जिस चीज के लिए जाना जाता है, ठीक उसके उलट, उसके कॉन्ट्रास्ट में ये पिक्चर नहीं है। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि किशिदा जो जापान का प्रधानमंत्री है वो हिरोशिमा को बिलोंग करता है और उसने सेलेक्ट किया हिरोशिमा ये जगह। दूसरा, जो न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया था 1945 में, अमेरिका और सारी दुनिया संसार को एक रिमाइंडर है कि उसकी क्या खतरनाक और क्या डिजास्टर हो सकता है न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करने के लिए, खास करके जब यूक्रेन वॉर के अंदर लड़ाई के हालात में रूस ने कई बारी न्यूक्लियर थ्रेट का डर पैदा किया हुआ है। दूसरी साइड में नॉर्थ कोरिया भी न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल करने के लिए काफ़ी धमकियां देता है। तो इसका सबसे ज़्यादा रिमाइंडर यही है। और तीसरा, बाइडेन अभी वहाँ पे गया है, अमेरिका अंदरूनी हालात में उसके लिए एक माफ़ी मांगना चाहता है, बट पब्लिकली नहीं कर सकता। तो बड़ी अलग किस्म की खबर सामने आई है सर, जिसकी तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं और आप उस पर जानकारी भी दे रहे थे। अमेरिकी प्रेसिडेंट इस वक्त हिरोशिमा में ही मौजूद है G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए, जो बाइडेन, जिनकी तस्वीरें भी हमने दिखाई। एक और बड़ी खबर ये, हिरोशिमा मेमोरियल पर पहुंचे G7 के नेता। G7 के सभी राष्ट्र प्रमुखों ने श्रद्धांजलि दी। हिरोशिमा एटमी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। बढ़ते एटमी खतरे के बीच हिरोशिमा G7 की ये मीटिंग हिरोशिमा में चल रही है। और देखिए, उसी दौरान की तस्वीर आपको दिखा रहे, जब हिरोशिमा मेमोरियल पर पहुंचे थे G7 के नेता श्रद्धांजलि देने के लिए, उस दौरान की ये तस्वीरें। और चलिए अब देखते हैं हिरोशिमा को लेकर व्हाइट हाउस की ओर से और क्या कहा गया है और पूरा मामला दरअसल है क्या। तो देखिए, जो बातें अभी तक कही गई हैं व्हाइट हाउस की तरफ से, जो स्टेटमेंट जारी किया गया, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अमेरिका हिरोशिमा पर खेद नहीं जताएगा, यह सबसे बड़ी बात है जिसको अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है। और हिरोशिमा अटैक के लिए खेद नहीं जताएंगे, व्हाइट हाउस ने यह स्टैंड लिया है। G7 मीटिंग में शामिल होने के लिए हिरोशिमा में बाइडेन है। थोड़ी देर पहले G7 के सभी नेताओं ने वहां पर जो मेमोरियल है वहां पर वो गए थे, वहां पर उन्होंने विजिट किया था। तो कुल मिलाकर ये जो सेंटेंस है, इसको अगर समझने की कोशिश करें भारद्वाज सर, खेद नहीं प्रकट करेंगे, जाएंगे मेमोरियल, जाएंगे वहां पर श्रद्धांजलि देंगे, लेकिन खेद नहीं प्रकट करेंगे। ये लाइन क्या बता रही है? क्या ये माना जाए कि न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल को लेकर जो एक अप्रोच है अमेरिका का, वो पुराना और नया एक ही है? देखिए, जो आर्ग्यूमेंट अमेरिका देता है 1945 का, वो कहते हैं हमने न्यूक्लियर शस्त्र यूज किया वो पीस के लिए किया, वो विश्व शांति के लिए किया, क्योंकि जिस तरीके से जो हालात हो गए थे उसको रोकने के लिए हमने न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल किया। दूसरा, आप ये देखिए कि उसके बाद से NPT, CTBT, कई तरीके के एग्रीमेंट्स और पैक्ट्स लाने की कोशिश की गई, लेकिन कहीं पर क्या न्यूक्लियराइजेशन रुका? नहीं रुका। आज हालात ये आ गए कि जो कंट्रीज डिजार्मामेंट की मैं ये कहना चाह रहा था, अगर इसको और स्पेसिफिक कर दे, क्या ड्यूल पॉलिसी अमेरिका की यहां भी दिख रही है न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर? देखिए, निश्चित रूप से न्यूक्लियर डिजार्मामेंट की तो बात ही नहीं, नॉन प्रोलिफरेशन की तो बात अमेरिका आज भी नहीं कर रहा है। कहाँ कर रहा है? आप वो दूसरे कंट्रीज की, नए कंट्रीज पैदा नहीं हो, वो आप NPT में साइन कीजिए, CTBT पे साइन कीजिए, वो सब कर रहा है, लेकिन खुद कहाँ पे रोक लगा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। तो वो उस मुद्दे से, उस दावे से मुझे नहीं लगता कि अमेरिका कहीं पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है, कि अपना न्यूक्लियराइजेशन या अपने इस्तेमाल की बात कभी अमेरिका कर नहीं रहा है, और ये खतरा बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। और भारत भी उन देशों में शामिल है जिसने NPT पर यानी परमाणु अप्रसार संधि पर दस्तखत नहीं किए। इस बीच एक अहम खबर आपको बता दें, G7 के खिलाफ हिरोशिमा में विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। हिरोशिमा में करीब 100 लोग प्रदर्शन करते नजर आए। G7 देशों पर लगाया असल मुद्दों की अनदेखी का आरोप। ये देखिए, हिरोशिमा में जहां G7 की मीटिंग चल रही है, वहां पर किस तरह से प्रदर्शनकारी अपना विरोध दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं। फूमियो किशिदा का पुतला भी नजर आ रहा है इनके हाथों में, और G7 के खिलाफ हिरोशिमा में विरोध की आवाजें भी बुलंद हो रही हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि इन लोगों का यह मानना है कि असल मुद्दों से भटक गया है G7। तो देखिए, G7 की बैठक हिरोशिमा में हो रही है, और उस हिरोशिमा में हो रही है जो एटमी तबाही का प्रतीक है।
जाहिर है दुनिया को एटमी विभीषिका से आगाह करने की भी ये एक कोशिश है, एक मैसेज ये है। ऐसे में मौजूदा समय में 5 उन सबसे बड़े एटमी खतरों पर नजर डालना भी जरूरी है जो इस वक्त पूरी दुनिया के सामने, हम सब के सामने मंडरा रहे हैं। एटमी खतरा शेष, हिरोशिमा से संदेश। रूस एटमी हमले की लगातार धमकी दे रहा है, ये हम देखते आए हैं। इतने महीने गुजर चुके हैं जंग के और ये धमकियां हमने बार बार सुनी। नेटो दुश्मन पर जवाबी एटमी हमले के लिए हमेशा तैयार है, ये कहता नजर आ रहा है। नॉर्थ कोरिया का जिक्र भला कैसे ना हो। नॉर्थ कोरिया गैर जिम्मेदार तानाशाह एटमी हमला कर सकता है, ये बात लगातार सामने आई है और ये धमकियां भी लगातार इस मुल्क की तरफ से दी गई हैं। पाकिस्तान बेहद गैर जिम्मेदार मुल्क, तबाह मुल्क में एटमी हथियार खतरनाक हाथों में जा सकते हैं, ये खतरा भी लगातार बना हुआ है। और 5वां नंबर ईरान का भी परमाणु हथियार हासिल करने के बहुत करीब पहुंच चुका है ईरान, और इसमें उसकी मदद रूस भी करता हुआ नजर आ रहा है। तो एटमी खतरा तो सीधे तौर पर बरकरार नजर आ रहा है। कैप्टन श्याम, इस खतरे को आप कैसे एनालाइज करेंगे? ये खतरा और दूसरी तरफ हिरोशिमा में G7 की बैठक, हिरोशिमा में बैठक का होना ही अपने आप में एक बहुत सख्त मैसेज है। बहुत बड़ा द्वंद्व है। जैसे मैंने पहले कहा कि पोर्ट सिटी ऑफ हिरोशिमा बहुत ही खूबसूरत शहर और ग्रैंड प्रिंस होटल में ये जो आप मीटिंग देख रहे हैं, और चीन की डिप्लॉयमेंट कुछ दिन पहले हुई एक डिटरेंस के रूप में G7 के मीटिंग के जस्ट पहले। तो ये देखिए एक तरह से पोस्चरिंग होती है। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में ये द्वंद्व हमेशा बना रहता है। देखिए 2 मुद्दे हैं जो जापान ने उठाए हैं, एक तो न्यूक्लियर और दूसरा लॉ एंड ऑर्डर का, कि एक प्रॉपर रूल ऑफ लॉ हो और न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ना हो। तो हिरोशिमा को चुना गया है, वो यहां से रिप्रेजेंट करते हैं अपने पार्लियामेंट को और एक मैसेज देना चाहते हैं। श्रद्धांजलि दी G7 की तरफ से दी, अमेरिका ने अपनी श्रद्धांजलि नहीं दी, खेद नहीं जताया। ये द्वंद्व है। दूसरा द्वंद्व है भारत के लिए कि हम हिरोशिमा में हैं लेकिन हम एक न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री हैं। तो इस बीच में हम NPT के सदस्य नहीं हैं, लेकिन हमने कहना है कि हम अपनी पीसफुल और उसकी यूज के लिए ही न्यूक्लियर वेपन्स बनाते हैं, न्यूक्लियर हमारी एनर्जी बनाते हैं, और हम बुद्ध के देश के हैं। कल्चरल इंटीग्रेशन जापान के साथ बिल्कुल बिल्कुल श्याम सर, और हमेशा प्रधानमंत्री मोदी ने शांति का मैसेज दिया है, चाहे वो पुतिन से मुलाकात के दौरान दिया हो या फिर अमेरिका को डायरेक्ट मैसेज दिया हो। शांति की बात इस युद्ध के दौर में अगर कोई कर रहा है तो भारत है। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर वॉर जोन का हम रुख कर रहे हैं। वॉर जोन में यूक्रेन के ताबड़तोड़ हमले हुए। MLRS से एक के बाद एक कई गोले दागे गए। यूक्रेनी मिसाइल ने रूसी ठिकानों को निशाना बनाया है। ये तस्वीर आप देखिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। रूसी फौज पर यूक्रेनी आर्मी का एक्शन। जैवलिन मिसाइल से रशियन आर्मी पर हमला बोला गया। रूसी आर्मी व्हीकल को तबाह कर दिया गया इस हमले में। तो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे किस तरीके से हमले लगातार किए जा रहे हैं। और रूस यूक्रेन वॉर के बीच अब रूसी फौज पर यूक्रेनी आर्मी का एक्शन देखने को मिला है। यूक्रेन की आर्मी लगातार पलटवार कर रही है। इस बार जैवलिन मिसाइल से रशियन आर्मी पर बड़ा हमला बोला गया। इसी हमले की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। रूसी आर्मी व्हीकल को तबाह कर दिया गया इस हमले में। और इस बीच एक अपडेट यह भी कि ज़ेलेंस्की G7 की मीटिंग में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। तो उधर वॉर फ्रंट में क्या चल रहा है ये भी जरा समझ लेते हैं। क्या युद्ध के मैदान में हो रहा है इस वक्त? बाखमुट में वैगनर ग्रुप पर यूक्रेनी ब्रिगेड का हमला। आर्टिलरी फायरिंग में वैगनर लड़ाकों के ठिकाने तबाह। यूक्रेन ने बाखमुट में तेज किए काउंटर अटैक।
और देखिए वॉर जोन से ही एक और अहम खबर आ रही है। वॉर फ्रंट में यूक्रेनी Mi-24 हेलीकॉप्टर का जबरदस्त प्रहार हुआ है। अनगाइडेड S-8 मिसाइल से यूक्रेनी पोजीशन पर निशाना साधा गया है और बड़े हमले को अंजाम दिया गया है। यूक्रेनी Mi-24 हेलीकॉप्टर का जबरदस्त प्रहार इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से Mi-24 V से बरसाए गए हैं गोले। तो रूसी ठिकानों को कैसे निशाना बनाया जा रहा है और टारगेटेड अटैक किस तरह से किए जा रहे हैं, ये आप इन तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगा सकते हैं। और इन तस्वीरों को जारी करने के पीछे यूक्रेन का एक मकसद ये भी ये बताने की कोशिश कि रूस के खिलाफ उसकी सेना कैसे मैदाने जंग में अभी भी इतने महीने गुजरने के बाद भी डटी हुई। तो देखिए जिस तरह से वॉर जोन की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, बड़ा सवाल यही है कि वॉर जोन में जो हो रहा है इसके इतर क्या हिरोशिमा में जो G7 की बैठक हो रही है, यहां से वैश्विक शांति की बात तो कही जा रही है, लेकिन सुलह का फॉर्मूला निकलेगा। इस फॉर्मूले के बीच प्रधानमंत्री मोदी से रहेगी सभी देशों को उम्मीद। भारत से रूस यूक्रेन दोनों को सुलह फॉर्मूले की उम्मीद है, क्योंकि सभी का भरोसा अगर किसी पर है तो वो है ग्लोबल लीडर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। G7 के देशों में क्या जो बातचीत का माहौल है इसको लेकर कुछ तय हो सकता है, ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार हो सकता है। दुनिया के कई देश पहले ही जता चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा। और आइए आपको दिखा देते हैं कि व्लादिमीर पुतिन से जब मुलाकात हुई थी प्रधानमंत्री मोदी की तो कैसे स्पष्ट कहा था कि युद्ध से कोई समाधान नहीं होता है, कोई समस्या हल नहीं होती है। युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती हैं। आज का जो युग है वो युद्ध का नहीं है, ये सीधे तौर पर व्लादिमीर पुतिन के बगल में बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था। तो भारत आज G7 मीटिंग में क्या मैसेज देगा ये भी देखना बहुत अहम होगा। और उससे भी खास है भारत के प्रधानमंत्री मोदी की G7 में मौजूदगी। आइए कुछ खास सवालों पर जरा गौर कर लेते हैं जो इस बैठक को लेकर लगातार उठ रहे हैं। वो सवाल कौन कौन से हैं? G7 का संवाद, 5 एक्सप्लोसिव पॉइंटर्स आपके सामने हैं। क्या G7 की इस मीटिंग में तमाम दूसरे मुद्दों पर यूक्रेन वॉर भारी पड़ने वाली है? यह बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा, क्या G7 देशों की मीटिंग में ऐसा कुछ होगा जिससे पुतिन और ज्यादा भड़क सकते हैं? क्योंकि G7 का ग्रुप तो साफ तौर पर यूक्रेन के साथ है ही। कोई बड़ा मैसेज दिया जाएगा क्या? क्या पीएम मोदी की मौजूदगी G7 को रूस यूक्रेन पर बैलेंस अप्रोच के लिए बाध्य करेगी? यह बहुत बड़ा पॉइंटर है। और क्या मोदी ही यूक्रेन वॉर में बड़ी तबाही टालने की आखिरी उम्मीद है क्या, जिस पर रूस भी भरोसा करता है और यूक्रेन भी? क्या G7 की इस मीटिंग के बाद या तो सुलह होगी या युद्ध तबाही में तब्दील हो जाएगा? इसके भी सीधे तौर पर आसार बनते नजर आ रहे हैं क्या? मनीष झा मॉस्को से हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, ये बताइए आसार क्या नजर आ रहे हैं? क्योंकि भारत पर यूक्रेन को भी भरोसा है, रूस को भी भरोसा है। G7 देशों की अगर बात की जाए तो सीधे तौर पर उनका साइड क्लियर है, वो यूक्रेन की तरफ है, इसलिए रूस उन पर भरोसा कर ही नहीं सकता। रूस को भारत से क्या उम्मीद है? देखिए समीर, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि जेलेंस्की प्रधानमंत्री मोदी से मिलने की कोशिश कर सकते हैं। उनकी तरफ से लगातार भारतीय डेलीगेशन के साथ संपर्क साधा जा रहा है कि एक बायलैटरल मीटिंग हो जाए, तो G7 में मोदी और जेलेंस्की की मुलाकात हो सकती है। और जाहिर है कि ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर जेलेंस्की को इस बात के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं कि ज़रूरत है कि अब इस युद्ध को खत्म किया जाए, क्योंकि जेलेंस्की का मानना जरूरी है। कहा यही जा रहा है कि पश्चिमी देशों के कई देश भी कह रहे हैं, लेकिन जेलेंस्की अपनी जिद पर अड़े हैं। देखिए, हिरोशिमा अपने आप में बहुत सार्थक जगह है जहां से शांति की आवाज़ उठनी चाहिए, लेकिन अफसोस की बात यह है, जैसा कि रूस में लोग कहते हैं कि रूस वालों को ये लगता है कि कहीं बाइडेन वहां जाकर ये ना कह दें कि हिरोशिमा पर भी बम जो है वो पुतिन ने ही गिराया था।
तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल का मनीष, मिसट्रस्ट मेरा जो है एक वो सवाल वेस्ट है, और ये तो रूस बात के हुई बीच में भारत की। भारत हो तो चुका शुरुआत से कह रहा है ऐसी कि स्थिति युद्ध में खत्म भारत- होना चाहिए, रुकना चाहिए। पुतिन के सामने भी ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही, लेकिन जब जेलेंस्की की बात करते हैं तो वो तो हर प्लेटफॉर्म पर कह चुके हैं कि रूस को वॉर क्रिमिनल घोषित किया जाना चाहिए, सैंक्शंस लगाने जाने चाहिए। क्या G7 में जब जेलेंस्की शामिल होंगे वीसी के थ्रू या फिर फिजिकली प्रेजेंट होंगे, एक बार फिर से ये मांग रख सकते हैं? बिल्कुल, देखिए कहा यही जा रहा है कि जेलेंस्की वहां पर अपना एक पीस प्रपोजल लेकर जाएंगे और उसमें वो G7 कंट्री के साथ बैठकर पीस फार्मूला निकालने की कोशिश करेंगे। अब आप मुझे बताइए कि जिस युद्ध में एक तरफ रूस है और बगैर रूस के क्या कोई पीस फार्मूला निकल सकता है? और अगर ऐसे किसी पीस फार्मूला की बात हो रही है तो इसका मतलब है कि वो पूरी दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि बगैर रूस के अगर वो कोई पीस फार्मूला निकाल लेंगे तो ये कैसा शांति प्रस्ताव होगा। दूसरी बात है कि रूस में चर्चा ये भी है कि क्या इस वक्त पश्चिमी देशों की या यूक्रेन की मांग रखते हुए युद्ध को रोका जाए, तो इस पर इन सब लोगों की मत है। बिल्कुल अभी बिल्कुल, और पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त हिरोशिमा पर इसलिए भी लगी हुई हैं कि यहां से मैसेज क्या दिया जाता है। क्या इस मीटिंग के बाद युद्ध और भड़केगा, इसकी तैयारियां नजर आएंगी, या फिर युद्ध को रोकने की कोई बड़ी पहल इस मंच से हो सकती है, क्योंकि भारत की मौजूदगी भी है।